तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, एजुकेशन दैट इज़ आवर माइनर पेपर। तो फॉर सेमेस्टर 4 एंड रांची यूनिवर्सिटी, और साथ में आपका एनपीयू का जो है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू, इनका भी काम आएगा, एनपीयू पलामू का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीयू और आपका रांची यूनिवर्सिटी का एजुकेशन माइनर पेपर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 10 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि यह पेपर कैसा रहेगा, और आई थिंक यह वीडियो हमारा 1 आवर तक भी जा सकता है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, 1 आवर तक जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो पेपर है आपका एजुकेशन माइनर पेपर है सेमेस्टर 4 में, और यहाँ पे लिखा है आपका कोर्स, क्या लिखा है, कोर्स 7। इस पे आप माइंडेड कीजिए, और यहाँ पे सेमेस्टर 2 लिखा है, इसको भी आप माइंडेड कीजिए। ठीक है, तो इसको क्रॉस कीजिए, ये आपका सेमेस्टर 4 में है। सेमेस्टर 2 में 23-27 सेशन वालों के लिए है, और 22-26 वालों के लिए सेमेस्टर 4 में है सेम चीज़, एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं एजुकेशन के बारे में। क्या जानेंगे कि ये जो टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात, ये जो एजुकेशन है इसका हिंदी में अर्थ होता है शिक्षा शास्त्र। क्या अर्थ होता है? शिक्षा शास्त्र, जो कि बीएड का नाम सुने हैं। ठीक है, बीएड का ये एक टॉपिक है। बीएड जो लोग करते हैं, ठीक है, या डीएलएड, तो उनका एक टॉपिक है शिक्षा शास्त्र, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, उसी का आपका एक पार्ट है एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर 4 में रखा गया है। 23-27 सेशन वाले या 24-28 वालों के लिए सेमेस्टर 2 में होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसमें आपका एजुकेशन क्या है उसका मीनिंग जानिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जानना है सोशल, फिर आपका क्या है तो वोकेशनल एंड डेमोक्रेटिक, ये सभी आपको एम्स जानने हैं किसके, एजुकेशन के। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर ऑफ एजुकेशन। तो फैक्टर ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि एजुकेशन चाइल्ड पे कैसे काम करता है, इनको कैसे समझाया जाता है। ठीक है, बच्चों को लेके कैसे एजुकेशन को उनके अकॉर्डिंग अच्छे से मिल पाए, ताकि वो एक अच्छे सिटीजन बन पाए। एंड एजुकेशन का मेन पर्पज वही है कि आदमी को अच्छा एनवायरनमेंट दे एंड एक रियल पर्सन बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एजेंसीज जो एजुकेशन देती हैं। जैसे पहला एजुकेशन, हमारा फर्स्ट एजुकेशन तो हमारा घर ही होता है, सेकेंड स्टेट। ठीक है, एंड फिर मास मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट होगा, ये भी सभी हमारे एजुकेशन के एजेंसीज है। दैट मीन्स जहाँ से आप एजुकेशन को अचीव करते हैं। ठीक है, दिस योर बाइक। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है यूनिट 4, एंड यूनिट 4 में हमारा है क्या है तो चाइल्ड, इसमें आपको पढ़ाना है कि चाइल्ड किंडरगार्टन हो गया। ठीक है, सेंट्रिज्म हो गया, एंड प्ले वे इन एजुकेशन। तो देखिए, जब अब बच्चा आपका छोटा ही होता है, ठीक है, जस्ट 2 साल 3 साल होता जाता है, तो आदमी सोचने लगता है आप इसको किंडरगार्टन में दे दें, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आंगनबाड़ी में जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है। और आजकल किंडरगार्टन, आंगनबाड़ी बोलते हैं ना, प्ले स्कूल भी बोला जाता है। और ये पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा और कैसा होगा, तो ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा 75 मार्क्स का। ठीक है, सेंटर में एग्जाम होगा 75 मार्क्स का, जिसमें आपको 30 नंबर लाने से आप इसमें पास हो जाएंगे। टाइमिंग 3 आवर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल। तो इसका प्रैक्टिकल भी होगा, आपको प्रैक्टिकल जमा करना होगा, सबमिट करना होगा सभी को, जो जितने भी लोग अपने एजुकेशन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति माइनर पेपर में आपको प्रैक्टिकल सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल जो होगा 25 मार्क्स का होगा। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, एंड देख लीजिए, तो इसमें जो है आपका ये सारे बनाने होंगे। 2 गो है सेशन। फर्स्ट है आपका यहाँ पे, 1 मिनट, तो पहला है आपका यहाँ पे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड सेकेंड है आपका लेसन प्लानिंग वर्कशॉप, जो कि आपको प्रैक्टिकल में करना होगा। ठीक है, थर्ड है आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, और ये आपको प्रैक्टिकल जो बनाना है उसमें आपको हेल्प करेंगे आपके कॉलेज के टीचर। ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह से भी आप लोग बात कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल जिन्होंने बनाया होगा उनका एक्सचेंज करके आप लोग सेम टू सेम नोट करके छाप दीजिएगा तो हो जाएगा।
और टीचर को खुश कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो टीचर का ही प्रैक्टिकल में रोल होता है, बाकी एग्ज़ाम आपका है। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट डाइवर्सिटी, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो समझ गए, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी लोगों ने एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट माइनर पेपर के रूप में रखा है, एजुकेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके पर्सनल लाइफ में काम आएगा, ठीक है। आपके व्यक्तिगत जीवन में काम आएगा, ऐसा ऐसा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा एजुकेशन में, शिक्षा शास्त्र में, ठीक है। और इसमें जनरली एजुकेशन उन्हीं के लिए होता है, खास करके जो मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है यार कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, शिक्षा की संकीर्ण तथा व्यापक अवधारणा क्या है? व्हाट इज़ द नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। संकीर्ण मतलब छोटा, नैरो मत दैट मीन्स छोटा, ठीक है, एंड ब्रॉड दैट मीन्स व्यापक यानी कि बड़ा, लार्ज, ठीक है। तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ सबसे पहले जानेंगे। शिक्षा की संकीर्ण अवधारणा मतलब छोटे शब्दों में क्या है शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा की संकीर्ण अवधारणा औपचारिक शैक्षणिक संस्थान जैसे कि स्कूल, विद्यालय, ठीक है, में दी जाने वाले शिक्षा को संदर्भित करती है, ठीक है। ये शिक्षा का छोटा अवधारणा है कि स्कूल और विश्वविद्यालय में जो दिया जाता है ज्ञान, उसी को शिक्षा बोलते हैं। ये सिंपल सबको मालूम है। लेकिन व्यापक अवधारणा क्या है कि दूसरी ओर किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की किसी भी प्रक्रिया को शामिल करती है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, ठीक है। जैसे कि परिवार, समुदाय या स्वयं शिक्षा। इसका कहने का अर्थ है कि शिक्षा का छोटा अर्थ ये है कि केवल स्कूल और विश्वविद्यालय में जो शिक्षा मिलती है उसे ही स्कूल और विश्वविद्यालय में मिलने वाले ज्ञान को शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा का छोटा सा परिभाषा है। लेकिन अगर बड़ा रूप में देखा जाए तो हमें जहाँ से भी ज्ञान प्राप्ति होती है, जहाँ से भी सीखने को मिलता है, उसी को शिक्षा बोलेंगे। फिर चाहे वो आपके परिवार से ही कुछ सीखने को मिलती है, फैमिली से, या फिर आपके समाज से सीखने को मिलता है, या फिर दोस्तों से सीखने को मिलता है, या जहाँ से गाय, बकरे, भेड़, बैल, ठीक है, जिससे भी आपको एजुकेशन मिलता है, सीखने की मिलती है प्रेरणा, वही आपका गुरु है एंड वो आपके एजुकेटर हैं, ठीक है। तो ये शिक्षा का व्यापक अवधारणा है। डेफिनेटली सिंपल सी बात है यार। गुरु दत्तात्रेय ने हाथी से ज्ञान प्राप्त किया, हंस से ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। मैंने भी एक बार बगुले से ज्ञान प्राप्त किया था। अच्छा हाँ, देखिए बगुला क्या करता है कि एक मछली पकड़ने के लिए एक टांग पे खड़ा रहता है ना। देखिए होंगे अगर कभी नहाने गए होंगे तालाब, तो बगुला जो है एक टांग पे खड़ा रहता है मछली को पकड़ने के लिए, ठीक है। और जैसे ही मछली आती है एकदम उसी तरह से हमें खड़ा रहता है एक टांग पे अपने, और जैसे मछली आती है फटाक से पकड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको अपने लक्ष्य को साधने के लिए, ठीक है, निरंतर मेहनत करना है, ठीक है, और डिसिप्लिन पे रहना। ये डिसिप्लिन पे रह रहा है तभी मछली समझ रही है कि नहीं ये तो जानवर नहीं होगा क्योंकि इसका एक टांग है, वही सिंपल आती है, ठीक है, कुछ खाने का सोच के, और इधर बगुला पकड़ लेता है। तो ये होता है क्या, ज्ञान प्राप्ति का व्यापक अवधारणा कि आप ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया औपचारिक शिक्षा। एक मिनट, कहाँ गया? अब चलिए हम लोग जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। आपने एक तो सुना होगा फॉर्मल, ठीक है, कि फॉर्मली थोड़ा सा पहनो यार, फॉर्मल रहो, ठीक है। और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल होता है औपचारिक, ठीक है, मतलब शिष्टाचार। औपचारिक मतलब शिष्टाचार, जहाँ आपको पालन करना पड़े, डिसिप्लिन में रहना पड़े, अनुशासन में रहना पड़े, उसी को बोलते हैं औपचारिक, ठीक है। जैसे स्कूल में आप अनुशासन में रहते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज हो गया, ट्यूशन हो गया, जहाँ पर भी आप मतलब फॉर्मल रहते हैं, डिसिप्लिन का पालन करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इसमें आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये हो गया औपचारिक शिक्षा। चलिए देखते हैं। तो बोला गया है कि इसमें स्कूली शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय में शामिल आयोजित होती है, ठीक है। व्यवस्थित पुनर्निर्धारण, पाठ्य शिक्षा, विधियाँ, परीक्षाएं और शिक्षक सभी पुनर्निर्धारित होती हैं, ठीक है। ये टफ थोड़ा सा लैंग्वेज है, मैं आपको समझाया, वो ध्यान रखिए कि औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जहाँ पे हमें एक अनुशासन में रह के, शिष्टाचार में रह करके ज्ञान प्राप्ति करना हो, उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, ठीक है, कोचिंग संस्थान, ये सारे का आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे बोला गया है हमारा
मैं डायरेक्टली आपको अपने से बता के ख़त्म करता हूँ, उसके बाद आपको खुद पढ़ लेना है, ठीक है। मैं अपने से बता देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। कहाँ गया है भाई, 1 मिनट खोज लेते हैं भाई, लिखे हैं मैंने बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, छोड़िए नहीं मिल रहा है। तो एक है हमारा फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन दैट मीन्स अनौपचारिक, यहाँ पे औपचारिक में अगर हम लोग अन जोड़ देंगे अनौपचारिक, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन कहने से हमारा तात्पर्य यह है कि ऐसा एजुकेशन जहाँ पे आपको कोई भी मतलब रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप वहाँ पे ध्यान में रखते हैं कि हमको क्या शिष्टाचार रहना है, क्या सीखना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम दोस्तों से जो कुछ सीखते हैं, ठीक है, वो सारा हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन आता है। जैसे दोस्तों से हम लोग सीख जाते हैं कि अरे यार उसको ठीक है कि फ्लर्टिंग कैसे करना है, या बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और ख़ास करके दोस्तों के साथ हम लोग ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे रियल लाइफ में काम आता है जनरली, ठीक है। बाइक चलाना सीखते हैं, तो ये सारे हमारा क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। वैसा एजुकेशन जहाँ पे हमें शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी भी शिष्टाचार का पालन नहीं करना होता है, किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करना होता है, ठीक है, उसी को हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जैसे अपने दोस्तों के साथ बाइक चलाना सीखना, ठीक है, और अन्य सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं एग्जाम्पल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग रख देते हैं और आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अजान का टाइम था तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा, ठीक है। मैं सभी धर्मों को मानता हूँ यार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, पादरी, यहूदी, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। सभी धर्मों को मानता हूँ, सभी धर्मों को पूजा करना चाहिए, बिकॉज गॉड आर ओनली वन, ठीक है। और दैट इज़ हमारा नेचर ही भगवान है, जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, यही भगवान है, यही लोग हमें लोग बचा के रखा है, ठीक है। पृथ्वी, सूर्य, ये सारे भगवान हैं। वाई? बिकॉज इन्हीं लोग ऑक्सीजन बनाता है, इसी के कारण हम लोग बचते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे बड़ा भगवान नेचर को मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ, पेड़ पौधों को मानता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं शिक्षा का अर्थ और प्रकृति क्या है, एजुकेशन के वास्तव में है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। तो देखिए शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्ति करना नहीं है, बिल्कुल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। यह व्यक्ति के अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाता है, ठीक है, अज्ञानता से बाहर करके ज्ञान की ओर ले जाता है, क्षमताओं को सामने लाती है। और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है जो समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन केवल किताबी कीड़ा बनना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के सभी सर्वांगीण विकास हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल किताबी पढ़ रहा है और मार्केट लेने भेज रहे हैं तो शर्मा रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति का प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, सिचुएशन झेलना चाहिए, मेडिकल इशू हो तो उस पर जाना चाहिए, कोई फंक्शन हो तो उसमें जाना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए एक शिक्षित व्यक्ति को, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो तो मारपीट भी करना आना चाहिए, ठीक है, शांति भी कराना आना चाहिए, गाली गलौज करना भी आना चाहिए, लेकिन कब, जब एक निश्चित सीमा होती है सबकी, ठीक है। तो सब आना चाहिए एक शिक्षित व्यक्ति को, ये सारे गुण होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई जहाँ पे हो तो किसी को सिस्टर मानना है, किसको वाइफ मानना है, किसको गर्लफ्रेंड मानना है, ये सारे नॉलेज आप में होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो सबको बहन ही मानता हूँ, तब तो अरे भाई तो क्या ही बोलेंगे। और मतलब आप पूरी तरह से शिक्षित नहीं हैं, ठीक है। और ज्ञान सर्वोपरि होता है, मैं शुरू से बोलता हूँ कि ज्ञान जो है सर्वोपरि होता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि यार इसकी गर्लफ्रेंड है चाहे ये, तो ये आदमी कैसे एजुकेटेड है, नहीं नहीं नहीं, इससे एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन सब कुछ है, ठीक है, ज्ञान ही सब कुछ है। तो हैंडल सिचुएशन को कैसे करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी चीज़ में, लाइफ के हर मोड़ में आपको एजुकेशन ही सिखाता है कि हमें उस चीज़ से हैंडल कैसे करना है। और मैंने बताया ना कि एजुकेशन केवल हमारा किताबी चीज़ नहीं है, ओनली जो आपको बुक से जो नॉलेज मिलता है वो एजुकेशन नहीं है, लाइफ का एक्सपीरियंस भी आपका एजुकेशन है, ठीक है। तो ये है शिक्षा का व्यापक अर्थ। आप लोग एकदम इसी तरह से लिख दीजिएगा, जो जैसा जैसा बोलते हैं दिमाग में आपका भी आता होगा, अपना थॉट्स, अपने विचार, उसको भी लिखना है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण को एक निश्चित क्रम में सिखाया जाता है। साइकिल चलाना भी एक एजुकेशन है,
बाइक चलाना भी एक एजुकेशन है, जैसे प्लेन चलाना एक एजुकेशन है, उसी तरह से साइकिल चलाना भी एक एजुकेशन है। सही बता रहा हूँ, ठीक है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। शिक्षा हमारा लाइफ टाइम चलता है, जीवन भर हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। व्यक्ति जीवन के हर चरण में जारी रहता है, ठीक है। सामाजिक की बात करें तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र सामाजिक वातावरण में शामिल होते हैं। शिक्षा का दायरा की बात करें कि शिक्षा कहाँ तक फैली है, तो देखिए शिक्षा का दायरा जीवन जितना ही व्यापक है, ठीक है, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकास शामिल है। यह व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है और समाज के विकास में, डेवलपमेंट में योगदान दे सकता है। उस नेशनल का, उस स्टेट का एक अच्छा सिटीजन बन सकता है, ठीक है। यही इसका मूल उद्देश्य है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप केवल नेशनल का ही करें, इंटरनेशनल का ना करें, नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी होना चाहिए। जब भी हम बात करें इंटरनेशनल लेवल का तो हमारा फिर एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, ठीक है, पर्यावरण भी आ जाएगा, पर्यावरण की भी रक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन के व्यक्तिगत, सामाजिक, ठीक है, यानी कि पर्सनल, सोशल और वैसायिक, दैट मीन्स आपका बिजनेस पर्पज, ठीक है, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, ये सारे एम को बताने हैं। एक्सप्लेन द इंडिविजुअल, सोशल, प्रोफेशनल, ठीक है, और डेमोक्रेटिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी कि इनका उद्देश्य क्या है विभिन्न क्षेत्रों में। शिक्षा के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। कितना उद्देश्य है शिक्षा का? 4, ठीक है। तो एजुकेशन के 4 मेन गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड इसमें आता है हमारा पहला इंडिविजुअल एजुकेशन, ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा। दूसरा आता है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। तीसरा आता है व्यावसायिक विकास यानी कि प्रोफेशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एक टीचर एक प्रोफेशन हो गया, वकील, एडवोकेट एक प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर एक प्रोफेशन हो गया। इसी तरह से आपका ये प्रोफेशन भी है। लोकतांत्रिक विकास यानी कि आपका डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में भी काम करता है, ठीक है। कॉपी पेन होगा तो नोट कर लीजिएगा। एजुकेशन, शिक्षा से व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, मूल्यों का विकास होता है, ठीक है, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह सामाजिक रूप से व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने एंड सामाजिक समस्याओं का समाधान करने और बेहतर समाज बनाने में मदद करती है, ठीक है। व्यावसायिक रूप से जो शिक्षा है हमारा व्यक्ति, एक मिनट रुकिएगा, बाइक स्टार्ट हो रहा है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन, तो प्रोफेशन आप खुद से चुनते हैं कि आपको कौन सा काम पसंद है, आप वो एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। वही है कि व्यावसायिक रूप से शिक्षा व्यक्तियों को कार्यबल यानी कि जो आप काम करते हैं उसमें आपको प्रवेश करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार करता है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, आर्थिक रूप से आप सक्षम होंगे। और अंत में आता है लोकतांत्रिक, आपको अपने अधिकार मालूम होंगे, आपके अपने राइट्स मालूम होंगे, ठीक है, तो आप समाज में शोषित नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये एजुकेशन के 4 मेन उद्देश्य है कि ताकि व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जी सके और दूसरों को भी जीने दे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ये उद्देश्य है, इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है आपका प्रोफेशनल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, या गोल्स भी बोल सकते हैं या एम भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा सामाजिक उद्देश्य के बारे में आपको पढ़ना है कि सोशल इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। देन आता है हमारा यहाँ पे व्यावसायिक उद्देश्य यानी कि प्रोफेशनल, ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया कि नौकरी पेशा वाले सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और 4th नंबर पे आता है हमारा यहाँ पे लोकतांत्रिक उद्देश्य यानी कि इसमें आपको पॉलिटिकली जितने भी राइट्स मिलते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि भाई मुझे वोट देने का अधिकार है, तो ये आप कहाँ से पढ़ें, ये जो पढ़ें आप, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है किसका, एजुकेशन का, ठीक है। यार मेरा फेस खुजला रहा है जो यही होता है कि बाहर का जो मौसम है ना, मतलब झारखंड में ठीक था यार, तमिलनाडु आया हूँ थोड़ा सा तो दूसरे टाइप से तो लगता है, ठीक है। मौसम भी थोड़ा अजीब है, थोड़ा गर्मी भरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेलर्स, एक कमेटी बनी थी, ठीक है, या कमीशन बना था
और इसके संदर्भ में आपको बताना है कि जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है इसका क्या मेन गोल है। मॉडर्न एजुकेशन जो हमारा बना न्यू एजुकेशन, इसका मेन उद्देश्य क्या है। और डेलर्स नाम की इस कमीशन को बनाया था, इसका कार्य सौंपा गया था कि आप बताइए कि हमारा मॉडर्न एजुकेशन का मेन गोल क्या है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ आवर मॉडर्न एजुकेशन। तो देखिए, इसके बाद जानेंगे कि एक टीचर के कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक शिक्षक के कौन कौन से गुण होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो टीच कर सके, लोगों को स्टूडेंट को पढ़ा सके। देखिए, डेलर्स एक कमीशन बनी, एक आयोग बना। इसके अनुसार आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन भर सीखने और शिक्षा के 4 स्तंभों, इसमें आपका जानना, करना, साथ रहना और होना, ठीक है, और शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी के लिए अधिक न्याय संगत और समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके। डेलर्स आयोग के आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य हैं कुछ, ठीक है, जैसे यहाँ पे है जीवन भर सीखने का बढ़ावा, जीवन भर आपको सीखने का बढ़ावा देना। दूसरा है, डेलर्स रिपोर्ट ने शिक्षा को जीवन भर सीखने के रूप में देखने पर जोर दिया है, और जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षा केवल विद्यालय या स्कूल में नहीं बल्कि पूरे जीवन भर जारी करनी है, ठीक है। ये जो अनौपचारिक मैंने बताया कि लाइफ टाइम आप सीखते रहिए, दोस्त से, फैमिली से, ठीक है, सोसाइटी से, तो ये आपका वही है, डेलर्स ने भी वही बोला था। अनौपचारिक शिक्षा पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था कि व्यक्ति को लाइफ टाइम कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे शिक्षा की एजेंसियों में जनसंचार की क्या भूमिका है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मास मीडिया इन द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि शिक्षा की एजेंसियों में जनसंचार, जैसे आपका जनसंचार माने जन मतलब व्यक्ति, संचार मतलब उन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करना। इसमें हमारा न्यूज़पेपर आ जाता है, टेलीविज़न आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मास मीडिया। सॉरी, आपको मालूम होना चाहिए मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है, 2 बार बता चुका हूँ। तो शिक्षा की एजेंसियों में जनसंचार माध्यम की भूमिका है, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, जनसंचार जब भी बात करें तो जनसंचार माने क्या, मैंने बताया कि जहाँ से जिससे लोगों को सूचना मिलती है, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें, रेडियो हो गया, जनसंचार कही जाती हैं, ठीक है। तो आता है हमारा जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यम शिक्षा की एजेंसियों में सूचना प्रदान करने, ज्ञान का प्रसार करने और विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ज्ञान को संचित करने में, उसका प्रयास करने और विकास करने में सहायक होते हैं। कौन? जनसंचार, ठीक है। जनसंचार माध्यम शिक्षा की एजेंसी में निम्नलिखित भूमिकाएं निभाती हैं। पहला, सूचना प्रदान करना। अभी जो आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ये भी जनसंचार का ही भूमिका है, ठीक है, कि आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि जनसंचार माध्यम जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, शिक्षा से संबंधित जानकारी जैसे कि नवीनतम शिक्षा कार्यक्रम, नीतियाँ, संसाधन को प्रसारित करती हैं। वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। देखिए, एक चीज़ बोला जाता है कि अगर आप 50 शब्द बोल लेते हैं ना किसी टॉपिक पे, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम में 100 शब्द लिख पाएंगे, ठीक है। किसी टॉपिक पे अगर आप मतलब जितना बोलते हैं उसका 2 गुना आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि बोलने की जो हमारी क्षमता होती है बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग बोलते हैं। लगभग 35 वर्ड पर मिनट के शायद नहीं 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर सेकंड की स्पीड से हम लोग लगभग बोलते हैं कि 1 सेकंड में 35 को वर्ड बोल दिए। तो अगर आप 2 मिनट बोल लेते हैं ना, तो दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, किसी टॉपिक पे। ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान का प्रसार करना कौन करता है? तो वे सारी चीज़ें, वीडियो हो गया, पुस्तक हो गया, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ये सारे क्या करते हैं, लोगों तक ज्ञान का प्रचार करते हैं। अब ज्ञान का प्रचार हो, चाहे साबुन का प्रचार हो, चाहे तेल नून का प्रचार हो, ठीक है, चाहे दूसरा कुछ भी प्रचार होता है, ठीक है, तो सब चीज़ का प्रचार करता है आदमी आजकल ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो हमारा जनसंचार का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है शैक्षणिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना। ये शैक्षिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाती हैं, जैसे कि आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, आपको सुविधाजनक बना रही है एजुकेशन को, ठीक है। तो ये जनसंचार की भूमिका है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है ना, तो मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ,
नेक्स्ट है हमारा बाल विकास पर आनुवांशिक और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप अपने जो भी बच्चे रहेंगे उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब दैट मीन्स कि आप घर में जितना हो सके कम से कम आप झगड़ा वगैरह रहिए। ठीक है, कम कीजिए, हो सके तो ना ही कीजिए, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट और उसके फैमिली बैकग्राउंड एंड उसका एजुकेशन, ये तीन ही चीज़ मायने रखता है कि उसका किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चा। ठीक है, तो हमारा है कि बाल विकास पर आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा ग्रोथ करता है तब उसका आपका जो आनुवांशिक है यानी कि जेनेटिक्स है, दूसरा है एनवायरनमेंट कि बच्चा कहाँ पे पल बढ़ रहा है, फटीचर तो नहीं बन जाएगा, छपरी तो नहीं बन जाएगा ठीक है, तो बोधा तो नहीं बन जाएगा, ना इंटेलिजेंट बनेगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका जेनेटिक्स क्या है। अगर माँ बाप थोड़ा सा कम तेज़ रहेंगे तो बच्चा भी थोड़ा सा कम तेज़ होगा, ऐसा संभावना होता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि माँ बाप एकदम बुड़बक हैं लेकिन बच्चा बहुत तेज़ है, और ऐसा भी देखा गया है कि माँ बाप तेज़ हैं तो बच्चा बुड़बक है। ऐसा 90% केस में आपको नहीं मिलेगा, 10% केस में मिलता है कि बच्चा जो है माँ बाप बहुत तेज़ है और बच्चा बुड़बक हो गया, ऐसा 10% केस आता है। 90% में ये सही होता है कि जैसा माँ बाप रहेंगे बच्चे भी वैसा ही होंगे। ठीक है, अगर आप अभी लड़की छेड़िएगा 22-23 की उम्र में, ठीक है, 21 की उम्र में, 18 की उम्र में, मतलब जितना भी उम्र में, तो आपका जो बच्चा होगा, ठीक है, सेम आपको ही फॉलो करेगा अपनी एज में। फिर बोलिएगा अरे तुम क्या कर रहा है तो फिर ये मत बोलिएगा कि आप वो क्या कर रहा है, क्योंकि आप इस एज में जो चीज़ करिएगा आपका बच्चा भी उस एज में वही करेगा। ठीक है, दिमाग खुला इसलिए ये सब मत कीजिए। आप कीजिएगा आज, आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद आपका बेटा बेटी जो भी है उसी टाइप से करेगा। ठीक है, लड़कियों और लड़कों दोनों को सुन लो, अगर आप अभी अपने दोस्त मतलब वैसा करते हैं, बाहर जाके रिलेशन वगैरह बनाते हैं, तो सच बता रहा हूँ कि मैक्सिमम संभावना है, 90% संभावना है कि आपका जो होगा संतान, ठीक है, वो भी आपको सेम ही फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि आप ही का जेनेटिक्स है यार, किस पे जाएगा इसलिए इस सब पे ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका भी बच्चा उसी तरह से जाएगा। हाँ, 10% संभावना है कि नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उसका दिमाग जो है भागेगा। क्यों? क्योंकि आप अभी कर रहे हैं, अभी आप कंट्रोल कीजिएगा तो आपका आने वाला फ्यूचर जो जनरेशन रहेगा वो भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा आपका जो जेनेटिक्स है वो डिपेंड करता है आपका हाइट कैसा है, ठीक है, रंग रूप कैसा है, बुद्धि कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी। ठीक है, ये 90% एक्यूरेट हो सकता है बट 10% में नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि 90% ही फॉलो करता है, 10% नहीं फॉलो करता है। क्योंकि मेरे फादर की हाइट है जो है लगभग 5 फुट 6 इंच है। ठीक है, मेरे ब्रदर की हाइट, छोटा भाई मेरा 5 फुट 8 इंच है, जबकि मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है यार। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये जेनेटिक्स जो है 10% फॉलो नहीं करता है। मेरी माँ का हाइट जो है 4-10 है, तो फिर वो मैं उस पे गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए इससे हमारा जो है फिजिकल डेवलपमेंट भी मायने रखता है जेनेटिक्स। ठीक है, फिर आपका मेंटल डेवलपमेंट भी मायने रखता है कि उसका दिमाग कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, प्रवृत्ति उसकी जो कैरेक्टर होंगे वो कैसे जाएंगे। ठीक है, शरीफ बनेगा या छपरी बनेगा वो डिपेंड करता है आप पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एनवायरनमेंट का क्या योगदान रहता है। तो मैंने बता दिया कि एनवायरनमेंट से आपके उसके संगत कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा वो किस एनवायरनमेंट में पल रहा है, ठीक है, मतलब उसके हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाइट पे पड़ता है, हेल्थ पे पड़ता है, उसका जो बॉडी का कलर कैसा होगा वो डिफेक्ट रहता है। ठंडा मौसम में रहेगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा फेयर हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। गर्मी की जगह पे रहेगा तो थोड़ा सा उसका बॉडी जो है सांवला हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे डिपेंड करते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है हमारा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों ही बच्चों का डेवलपमेंट में पूरा योगदान देते हैं। ठीक है, दोनों के बीच जटिल संबंध है। बच्चे के विकास को आकार देने में, एक साथ काम करने में, बच्चे के विकास को अधिकतम करने के लिए आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों को प्रभाव जो है समझना महत्वपूर्ण है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन
इसमें है कि एक टीचर के कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। अच्छा, खाली अच्छा ही जानिएगा, ख़राब सब नहीं जानिएगा। चलिए ख़राब सब भी मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक, ठीक है, इसी प्रोफेशन से जुड़ा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। व्हाट क्वालिटीज शुड अ गुड टीचर, ठीक है, और उसके ख़राब गुण कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एक अच्छे शिक्षक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, ज्ञान प्रदान करता है और उनके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करता है। इसके लिए उसे कुछ विशिष्ट गुणों और कर्तव्यों को पालन करना होता है। किसको? टीचर को। एक अच्छे शिक्षक के कुछ गुण होते हैं। विषय का ज्ञान, यानी कि जो वह पढ़ाता है उस पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कौशल, यानी कि प्रभावी ढंग से स्टूडेंट को समझ में आए, इसके लिए वो विभिन्न टाइप से प्रयोग करे, ठीक है, विभिन्न तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा संचार, जो बोल रहा है स्पष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हकला रहे हैं और टीचर नहीं बनेंगे, तब कैसे होंगे। ऐसा होता है कि टीचर हकला रहा है, नहीं, तब तो टीचर ही नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि आपका वॉइस क्लियर होना चाहिए। सॉरी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो शिक्षक को विद्यार्थी, माता पिता और अन्य सहकर्मियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद यानी कि बातचीत करने के लिए एक अच्छे संचार कौशल की आवश्यकता होती है। अब संचार कौशल का अर्थ ये नहीं कि केवल आप हंसना ना, मतलब मैंने देखा बहुत से आदमी बात करेगा और बीच बीच में माँ बहन को घुसा देगा, ठीक है। तो कोई तो मतलब आदमी देखते हैं ऐसा वर्ड यूज करता है, ठीक है, तो बीच बीच में ऐसा वर्ड यूज करता है, तो उसको क्या बोलिएगा कि आप टीचर बन जाइएगा। मेरा एक दोस्त है, बीएड किया है, एमएससी किया है, और बात में एकदम ना वही सब बोलता है, ठीक है, लन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, मुझे वो सब बोलने का भी आदत नहीं है। तो आपका मैं एग्जांपल समझा दिया कि एक टीचर की जो भाषा है, शैली है, वो अच्छा हो, बात पे गाली गलौज का प्रयोग ना करे, ठीक है। झारखंड के लोग तो खास करके ऐसा प्रयोग करते हैं, ठीक है, एकदम ल और झ का प्रयोग करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, तो ये शिक्षक के अच्छे गुण होने चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी के व्यक्तिगत परिस्थितियों और सीखने के तरीकों को समझने के लिए सहानुभूति होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए एक टीचर में, प्रेरणा देनी चाहिए एक टीचर में, ठीक है, उत्साह जगाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। टीचर खुद डिमोटिवेट रहेगा तो बच्चों को क्या फिर वो मोटिवेट करेगा, ठीक है। टीचर को एक अनुशासन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने देखा है कई सारे टीचर का कि उन लोग जाता है और खुद क्लास में जो स्मार्ट लड़की होती हैं, ठीक है, उसको ही फंसा लेता है। यार रियलिटी बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं खुद प्रैक्टिकल इस सब में किया हूँ। तो ये सब गुण अगर है तो भाई टीचर मत बनो भाई, तुम कोई दूसरा काम कर लो, इस सब टीचर का नाम बदनाम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारे टीचर क्या होते हैं कि अपने क्लास में मतलब आदमी ना मोह माया में फंस जाता है। अदर जो क्लास टीचर हैं, ठीक है, खास करके जो गर्ल्स, उसको अपोजिट जेंडर है, उसको अपने झांसे में ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई शोषण कर देता है, पेपर में भी अक्सर सुनते हैं। तो व्यक्ति को कंट्रोल, अनुशासन में रहना चाहिए। इसके अलावा अनुशासन का अर्थ ये भी है कि व्यक्ति भ्रष्ट ना हो, यानी कि ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को और एग्ज़ाम की बात आए तो हम पहले ही उसको सेटिंग करवा के मार्क्स दे दिए, या जो हमारा रिलेटिव है या जो हमको ज़्यादा पसंद है उसको हम मार्क्स दे दिए और जिसको पसंद नहीं है उसको हम मार्क्स नहीं दिए। तो ये भी अनुशासनहीनता ही है एक तरह से, ठीक है। इसके अलावा अपने जो छोटे कर्मचारी हैं उसको कोई जोर न लगाना, ठीक है। अनुकूलनशीलता हो आप में, स्व अध्ययन हो, दैट मीन्स कि आपको जो है खुद सीखते रहना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ाई कर लिए, कंप्लीट हो गया आपका बीएड, आप एमएड बीएड कर लिए हैं, ग्रेजुएशन पीजी कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए, टीचर बन गए, नहीं, टाइम टू टाइम आपको भी सीखते रहना है न्यू चीज़ें, ठीक है। तो यही है आपका इनोवेशन, टाइम टू टाइम करते रहें, ये भी आपके गुण होने चाहिए, ठीक है। तो गुड एंड बैड दोनों मैंने बता दिया है, आप दोनों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका औपचारिक यानी कि अनुशासन में जहाँ पे रह के शिक्षा ग्रहण करना हो, और अनौपचारिक, ठीक है, और गैर औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। यहाँ पे 3 को डिफरेंस जानना है, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस जानना है। सेम वही चीज़ें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बच जाते हैं छोटे छोटे, 9 नंबर और 10 नंबर, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो 9 नंबर में हमारा किंडरगार्टन पद्धति क्या है, किंडरगार्टन पद्धति का सविस्तार वर्णन करें, ठीक है। वो बच्चा पढ़ता है, कितना क्लास में पढ़ता है, तो आड़ी बाड़ी में पढ़ते हैं, आड़ी बाड़ी में पढ़ता है, हाँ आड़ी बाड़ी में, तो वही आड़ी बाड़ी वाला आंगनबाड़ी। किंडरगार्टन क्या है, तो आंगनबाड़ी प्ले स्कूल, जहाँ पे बच्चों को खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हंसा के
मतलब खिलवा के बच्चों को सिखाया जाता है, यही है किंडरगार्टन। इसको विस्तार से आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन की किंडरगार्टन पद्धति एक शिक्षा प्रणाली है जो बच्चों को खेलने, गाने, रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सिखाने पर जोर देती है। यह बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में भी मदद करती है, ठीक है। बाकी पढ़ लीजिएगा। और अंतिम आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। लास्ट में देख लीजिएगा, मज़ा आएगा। कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इसकी अवधारणा, महत्व एवं विशेषताओं को लिखें, ठीक है। बाल केंद्रित, जब हम लोग जो एजुकेशन है वह खास करके चाइल्ड को ध्यान में रख करके एजुकेशन देते हैं, उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। इसमें है कि व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, राइट इट्स कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। अक्सर पूछा जाता है कि शिक्षा को किसको केंद्र में रख के दिया जाना चाहिए, तो विद्यार्थी को केंद्र में रख के शिक्षा को दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें आता है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसा शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि प्रॉपर जो क्लासरूम होता है या जो सभी बच्चों को उसको ध्यान में रख के, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनल जो नीड्स हैं उनकी इंटरेस्ट होती है। प्रत्येक, किसी को मैथ में इंटरेस्ट होता है, किसी में साइंस में, किसी को सोशल साइंस में, किसी को खेल में इंटरेस्ट होता है, तो किसी को म्यूजिक में, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को रुचि और क्षमता को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाती है उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जिसको स्पोर्ट में इंटरेस्टिंग है आप बोलिएगा उसको आप इंग्लिश पढ़ो यार तो दिमाग क्या दही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए व्यक्ति के प्रोफेशन को ध्यान में आंकना चाहिए और फिर आपको उसी फील्ड में कूदना चाहिए जिस फील्ड में आप मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज़्यादा लगता है कि मैं इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जहाँ छात्रों को अपनी गति से खोज करने, बनाने और सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। अब चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, 29 पेज का पीडीएफ है। लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये खुद से है। देखिए, ये मैं क्वेश्चन आपको बीएड का दे रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग बीएड करते हैं ना तो हमें ये एजुकेशन के रिगार्डिंग पढ़ना होता है। तो आप लोग की एज में खास करके, ठीक है, मतलब मेरा भी वही जो ही है, तो आप लोग और हम लोग के एज में खास करके यूथ एज में, यंग एज में, ये सारे जब भी बात आता है तो हम लोग शर्माने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिएगा, देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। इससे दो चीज़ें पता चलती है, पहला कि आपका मेंटल लेवल क्या है और दूसरा कि आप वीडियो को एंड तक देखे हैं, ठीक है। प्रकरण में यौन, ठीक है, यौन दैट मीन्स, मैं इस वर्ड को नहीं बोलूँगा। प्रकरण में यौन से संबंधित कोई बात आ जाने पर, मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे ऐसा ऐसा वर्ड आ जाता है ना, अक्सर आप लोग भी ध्यान दिए होंगे, ठीक है, कि यौन से संबंधित कोई बात आ जाती है तो, ठीक है, बात आ जाए तो, कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं, एकदम मन खुश हो जाता है, आहा सुकून मिल गया ठीक है। आप लोग ऐसा ही फील करते हैं ना, जैसा अभी आप लोग फील कर रहे होंगे, सुकून, हो इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। तो बात आने पर आदमी जो है बहुत खुश और हर्षित हो जाता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, मतलब एक शिक्षक होने के नाते व्यक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, चलिए आप लोग बताइए। आप भी उनका साथ देंगे, ठीक है, मतलब स्टूडेंट का साथ देंगे। दूसरा, आप उन्हें दंडित करेंगे, स्टूडेंट को मारेंगे, अरे चुप बुड़बक, हंसने का बात नहीं है सब ठीक है। या फिर ग नंबर, शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। और घ नंबर है, उपरोक्त में से कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या करिएगा आप, आपको बताना है कमेंट में कि मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और आपके सामने ये ऐसा वर्ड आ जाता है चैप्टर में कहीं पे, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। बच्चों को मार पीट के चुप करा दीजिएगा, ना उन्हें दंडित कीजिएगा, ठीक है, वही है, ना उनका साथ दीजिएगा, आपके साथ उनके साथ आप भी हंसने लगेंगे और आप भी वैसा वैसा बात करने लगेंगे। या फिर शिक्षण को सामान्य अवस्था में जनरल फॉर्म में रखेंगे और कोई उत्तेजना नहीं दिखाएंगे और अपना क्लास करेंगे। या फिर चुपचाप रहेंगे आप, ठीक है, उस चैप्टर को ही छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, पढ़ाना ही उसको छोड़ दीजिएगा। घ नंबर, उपरोक्त कोई नहीं, दैट मीन्स कि आपको उसको पढ़ाना ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, आप आंसर कीजिएगा ए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये बोल रहे हैं। आंसर कीजिएगा बी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ख दे रहे हैं।
आंसर कीजिएगा सी तो आप समझ जाऊंगा कि गॉड है। आंसर कीजिएगा डी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप उसको नहीं पढ़ाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपका क्या रिजल्ट है मैं बताऊंगा कि आप किस ट्रैक में हैं, ठीक है। तो ये मैं बीएड का दिया था, मुझे पढ़ना होता है, तो मैं आप लोग को इसीलिए बोलता हूँ ना कि भाई सब चीज़ें देख के चलना होता है, ओके। और इसका पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। शायद ये वीडियो आपका लास्ट होगा, इसके बाद अपना अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जितना भी आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो भी पेपर हो, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी ऑनर्स हो, अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा। ओके बाय दोस्तों, चलिए अब मैं जाऊँगा थोड़ा सा तमिलनाडु घूमूँगा, ठीक है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं जितना भी अपने पढ़ाई होता है वो सब कुछ फ्री में रखता हूँ। फिर भी अगर आप में से कोई एलिजिबल है, सक्षम है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे 10 रुपीज़ सेंड कर सकते हैं फॉर मी, एंड इसका मैं अच्छा यूज करता हूँ, ठीक है। चलिए जो भी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो 10 रुपीज़ सेंड कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और मैं फ्री में ही कंटेंट दूंगा, जितना भी एजुकेशन का कंटेंट होगा सब कुछ फ्री में ही रहेगा मेरा, ठीक है। और क्यूआर कोड स्कैन कीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के, या फिर पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो अगर आप सक्षम है तो सेंड कर सकते हैं। देखिए मैं नहीं चाहता कि कोर्स का प्राइस रखूं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए प्राइस रखूं, क्योंकि इसके मतलब पढ़ाई फ्री में होना चाहिए। इफ़ यू आर एलिजिबल देन स्कैन एंड डू इट, एंड इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल देन कोई बात नहीं, ओके बाय। जो लोग कीजिएगा उनको पहले से थैंक्स फॉर मी, सपोर्ट मी, ओके, टेक केयर, बाय।